नमस्कार। तो आज का जो चर्चा के लिए मैंने विषय चुना है वो है गांधी जी, महात्मा गांधी। गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि बचपन से हमें कहीं ना कहीं घेरे हुए है, जो हमारे जीवन पर छाया हुआ है। उनके बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत जाना है। तो ये एक रहस्य है गांधी जी के बारे में। सबकी अलग अलग राय है गांधी जी के बारे में। कुछ लोग गांधी जी के घोर आलोचक हैं, कुछ लोग गांधी के अंध भक्त हैं। तो इस विषय में मैंने सोचा कि गांधी जी के ऊपर कुछ चर्चा की जाए और मेरे विचार गांधी जी के बारे में क्या हैं, मैं कैसा सोचता हूँ गांधी जी के बारे में, कि वे महात्मा हैं, महात्मा नहीं हैं, या क्या उनका जीवन रहा, क्या वह कहना चाहते थे। ये सारी चीज़ों पर मैंने सोचा कि कुछ बात की जाए, चर्चा की जाए, जिसमें आप भी समझ सकते हैं गांधी के बारे में आप कैसा सोचते हैं। देखिए, गांधी को जानने के दो पक्ष हैं। जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोग गांधी के घोर आलोचक हैं, वे सिर्फ आलोचना करते चले जाते हैं। और कुछ उनके भक्त हैं, वो सिर्फ उनके भक्त ही हैं और वो उनकी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी आखिर में कैसे व्यक्तित्व हैं। तो सबसे पहली चीज़, गांधी जी को आप जाने कैसे। अगर आप गांधी जी को या किसी को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी व्यक्तित्व को कई बार हमारे जानने की इच्छा होती है। इस विषय में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरों को जानने से पहले हम खुद को जानें। लेकिन फिर भी अगर हम किसी व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं तो बेहतर है किसी दूसरे से सुनने के बजाय हम जिसको जानना चाहते हैं उसको खुद अपने ही कानों से सुने। अगर हम महात्मा गांधी को जानना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा हम गांधी जी के थ्रू ही उनको जानें, क्योंकि गांधी जी ने खुद भी अपने बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। गांधी जी ने जो सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, ट्रुथ विथ एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने लिखा है, बातें कही हैं, तो ये सोर्सेस जो सीधे के सीधे गांधी जी से आए, जो गांधी जी के अपने वक्तव्य हैं। अगर वहाँ से हम उनको जानें तो वो सीधा सीधा गांधी को जानना होगा। और यही एक बेहतर तरीका है। अगर आप किसी के बारे में तीसरे इंसान से जानने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक गैप आ जाता है। तो बेहतर है हम गांधी को गांधी जी के थ्रू ही जानें। अब विश्लेषण की या समीक्षा की मेरी जो प्रक्रिया है वो चिंतन की है। गांधी जी पर लंबा चिंतन मेरा रहा है और उसके जो स्रोत हैं वो भी बहुत सारे रहे हैं। तो बहुत समय तक गांधी जी के बारे में सोचा। जैसा कि मैंने बताया, अध्ययन भी हमारी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, लेकिन मेरी जो प्रक्रिया है वो चिंतन की है। तो लंबे समय गांधी पर चिंतन करने के बाद मैं जिन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो बात निकल के आती है कि गांधी जी के ऊपर जब लंबा चिंतन किया गया तो वही दो पक्ष जो मैंने शुरुआत में बोले, एक पक्ष में आता है और एक विपक्ष में आता है। अब उसके बारे में मैं आप को एक चीज बोलना चाहता हूं कि किसी भी विचारधारा को किसी के ऊपर थोपना ये पूरी तरह से गलत है। जैसे जो लोग गांधी जी को प्यार करते हैं वो सोचते हैं गांधी जी सही हैं और वो हर इंसान पे गांधी जी की विचारधारा को थोपना चाहते हैं कि तुम भी यही मानो, तुम भी यही मानो। ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा पक्ष जो गांधी जी का घोर आलोचक है, आलोचना करता है उनकी, वो कहता है गांधी जी गलत हैं और गांधी जी को गलत मानो। मैं इन सब दोनों चीज़ों से हट के गांधी जी की सकारात्मक आलोचना में बिलीव करता हूँ। सकारात्मक आलोचना, क्योंकि जीवन जो है वो विरोधाभासी है। जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। जीवन में दिन भी है, जीवन में रात भी है, जीवन खट्टा भी है, जीवन मीठा भी है।
कुछ पौधे कड़वे हैं, कुछ पौधे मीठे हैं, और ये सारे रस मिट्टी में समाये हुए हैं। हम सोचते हैं कि इंसान बहुत अक्लमंद है, लेकिन अगर हम पौधों को देखें, पेड़ों को देखें, क्या आपको लगता है उनसे ज़्यादा हम उनको जड़ मानते हैं? क्या आपको लगता है उनसे ज़्यादा कोई अक्लमंद होगा? उनकी जड़ें कितनी बुद्धिमान हैं। मिट्टी के अंदर सभी रस समाये हुए हैं, और वो मिट्टी के सिर्फ उन्हीं कणों को, अगर मिर्च का पौधा आप लगाते हैं तो मिर्च का पौधा सिर्फ उन्हीं कणों को उठाता है मिट्टी से, जिससे कि तीखापन आए। अगर आप आम का वृक्ष लगाते हैं तो आम की जड़ें उन्हीं कणों को मिट्टी से उठाती है, जिससे कि आम की मिठास हो। तो कोई भी फल आप लगाते हैं, करेला आप लगाते हैं, तो वो उन्हीं कणों को उठाता है और उनको इस तरह से मिक्स करता है, और उसमें अनुपात सूरज की धूप का, पानी का, जलवायु का जो अनुपात उसमें बैठा आता है, उससे करेले का, आम का, मिर्च का शेड आता है। और सिर्फ मीठा एक प्रकार का नहीं है, मीठे के लाखों शेड हैं। हर प्रकार के आम का मिठास अलग है, हर प्रकार के मीठे फल का मिठास अलग है। तो आप देख रहे हैं पौधे कितने बुद्धिशाली हैं, उनकी जड़ें कितनी बुद्धिशाली हैं। वो किस तरह से ज़मीन में से अलग अलग रस को छांट रही हैं। क्या हम मिट्टी से मीठा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्या हम मिट्टी से तीखा बना पाएंगे डायरेक्ट? हम नहीं बना पाएंगे। तो सब कुछ इस अस्तित्व में घुला मिला है, सब कुछ मिला हुआ है। अब अगर हम एक ही पक्ष की बात करें, जैसे गन्ने को अगर हम लगाते हैं, तो गन्ना सिर्फ उन्हीं कणों को उठाता है ज़मीन से जो कि मीठे हैं, और हर गन्ने की मिठास अलग है। मीठे के कितने शेड हैं, कड़वे के कितने शेड हैं, खट्टे के कितने शेड हैं, हर प्रकार का मीठा अलग है। तो ये आप सोचिए पौधों की कितनी बुद्धिशाली है, कितनी बुद्धिमता है। तो जीवन एकांगी नहीं है, जीवन बहुअंगीय है, बहुपक्षीय है। तो अगर हम गांधी जी को के सिर्फ एक पक्ष की बात करें तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, किसी के भी साथ अगर हम, तो अस्तित्व घुला मिला है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और जब हम सारे पक्षों को साथ लेके चलते हैं तो विरोधाभास होगा ही, और ये पूरी दुनिया विरोधाभास पे ही कायम है। जैसे ही एक विरोधाभास टूटेगा दुनिया खत्म हो जाएगी। जमीन है, आसमान है, दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है, ये चीजें साथ साथ चलती हैं। इसी में अस्तित्व अपने आप को इसी तरीके से बैलेंस करता है, तभी एक्विलिब्रियम है। आप सारी बुराई हटा देंगे, अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। अगर हम सारी अच्छाई हटा देंगे, बुराई भी खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं, तो मेरा जो पक्ष है, मैं गांधी जी की सकारात्मक आलोचना करता हूं। सकारात्मक आलोचना। उस सकारात्मक आलोचना में मेरे पास कुछ नकारात्मक उनके पक्ष हैं और उनके सकारात्मक कुछ पक्ष हैं, और मैं मानता हूं कि हमें उन दोनों को ही अपनाना है, उन दोनों को ही हमें समझना है। तो किन सकारात्मक पक्षों पे मैं गांधी जी को एक महात्मा मानता हूं, मैं गांधी जी को एक महात्मा मानता हूं, लेकिन साथ में उनके कुछ नकारात्मक जो पक्ष हैं उनके साथ उनकी आलोचना करके गांधी जी जैसे हैं उनको पूरा का पूरा मैं स्वीकार करता हूं। सबसे पहले सकारात्मक पक्षों की बात कर लेते हैं। गांधी एक महात्मा है, वास्तव में वो महात्मा है। उनका त्याग आप देखिए, कितना गजब का उनका त्याग है। उन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया और एक महात्मा की तरह उन्होंने रहना स्वीकार किया। तो उनके महात्मा संबंधी किस्से तो हमने सुने ही हैं कि कपड़ों का त्याग करना, जब उन्होंने किसी गरीब नग्न स्त्री को देखा तो वो चोट उनके हृदय में बहुत गहराई तक गई, और उन्होंने भी जो है एक महात्मा का वेश धारण किया, कम कपड़े पहनना स्वीकार किया। फिर बचपन में उनसे जो गलतियां हुई, शराब पीना, मांस खाना, या जो भी वो अपनी दृष्टि में अपराध समझते थे, जो महात्मा गांधी को लगा कि वो अपराध है, ये अपनी अपनी अनुभूतियों वाली बात है, तो उन्होंने उनका त्याग किया। सत्य का उन्होंने पालन किया, सत्यवादी थे, नेतृत्व के उनके अंदर गुण बहुत थे, और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जिससे कि सामने पूरा के पूरे जो अंग्रेज थे उनको कहीं ना कहीं नतमस्तक होना पड़ा। पूरे विश्व में उनके अहिंसा का डंका गूंजा। तो इन मुद्दों पे महात्मा गांधी को महात्मा कहा जा सकता है, कहना ही चाहिए। मैं कहता हूं कि वो वास्तव में महात्मा हैं। अब रही बात उनकी आलोचना की, तो आलोचना के जो बिंदु हैं जिन पर मैंने विचार किया, मैंने चिंतन किया, वे हैं अपने विचार वे दूसरों पर थोपते थे।
कि उन्हें जो ठीक लगता है, क्योंकि व्यक्तित्व सब अलग अलग है। महात्मा गांधी का अपना एक व्यक्तित्व बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने विचार दूसरों पर थोपेंगे। तो दूसरों पर अपने विचार थोपना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप अपनी बात कह दें, दूसरा इंसान आपकी बात को मानता है नहीं मानता है, ये उसके विवेक के ऊपर है। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरों को अपने अनुरूप वो ढालना चाहते थे, आग्रही थे। सत्याग्रह जो उनका आंदोलन था, उसमें शब्द ही आप देखिए, सत्य के लिए किया गया आग्रह। आग्रह का मतलब होता है जिद करना। तो कहीं ना कहीं वो जिद्दी थे, अपनी मान्यताओं को लेके, अपनी रूढ़ियों को लेके वो जिद्दी थे। नएपन से डरना, चरखा चलाना, मशीनों का विरोध करना, नई तकनीक का विरोध करना, समय के साथ न चलना, समय बदल रहा है, पुरानी रूढ़ियों को पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। कुछ चीज़ों को स्वीकार करना, कुछ को नहीं करना, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे कि उनकी आलोचना मैं करता हूँ कि वो नएपन से डरते थे, क्योंकि समय तो बदलता रहेगा और समय को उसी रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अतीत की तरफ आप लगातार नहीं देख सकते। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो साइड मिरर होता है, वो एक क्षण के लिए हम उस पर दृष्टि डालते हैं पीछे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान हमारा वर्तमान में सामने रहता है, आगे आने वाली सड़क पे रहता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली पीछे वाले मिरर पे, साइड मिरर पे पीछे ही, अतीत में ही झांकते रहेंगे, तो आपका आगे यात्रा करना मुश्किल नहीं होगा। आपका यात्रा करना मुश्किल होगा, आपका मुश्किल होगा। लेकिन गांधी जी अतीत में ज़्यादा झांक रहे हैं, ठीक है। तो इन मुद्दों पे रूढ़ियों वाली बात है, अपनी विचारधारा किसी पर थोपना, अपने अनुरूप ढालना, ठीक है, दूसरों पर विचारधारा थोपना, तकनीक से डरना, ये चीज़ें मैं समझता हूँ जिन पर गांधी जी की आलोचना की जानी चाहिए। अगर उनके अंदर ये चीज़ें थीं तो हमें इसके साथ उनको स्वीकार करना चाहिए कि ये उनके दो पक्ष हैं, ये उनमें कमियां थी और ये उनमें खूबियां थी। दोनों पक्षों की मैंने बात की। अब बात करता हूं कि मेरी आलोचना के आधार क्या हैं, क्योंकि सिर्फ हवाई बातें मैं कर दूं कि ये उनकी कमियां, ये उनकी खूबियां, तो कि क्या आधार हैं जिनके आधार पर मैं उनकी कमियां और खूबियां गिनवा रहा हूं। तो मेरी जो सकारात्मक गांधी जी की मैं आलोचना कर रहा हूं, उसके लिए जो मेरे आधार हैं, जैसे मैंने कि बताया, सबसे पहले मैं सकारात्मक पक्ष की बात करता हूं कि वो ईमानदार और सत्यवादी थे। उन्होंने स्वीकार किया बचपन में जो उनसे गलतियां हुई, कि उन्होंने मांस खाया, उन्होंने शराब का सेवन किया, बचपन में इन बहुत बुरी चीज़ों ने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की उन्होंने कहानी भी पढ़ी और सारी ज़िंदगी उन्होंने सच बोलने का निर्णय लिया। तो ये उनकी सच्चाई थी। और ईमानदारी भी उनकी माननी पड़ेगी कि वो ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे थे, और फिर भी उनके मन में एक उम्र होने के बावजूद, उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई थी, तकरीबन 70 के आसपास उनकी उम्र हो गई थी, या बाद की उम्र की उनकी हम बात करें कि जब उनकी उम्र बड़ी हो गई थी, बड़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, उस दौरान भी उनके मन में काम वासना जैसे ख्याल, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की कोई रिश्तेदार थी, उनके प्रति उनके मन में वो ख्याल आए। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि मेरे मन में इस तरह के ख्याल आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके महात्मा होने के लक्षण हैं कि वो ईमानदार हैं। दूसरी चीज़, और उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने, जैसे कि शुरुआत में उन्होंने एक प्रयोग किया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ब्रह्मचर्य के साथ मेरे प्रयोग के दौरान उन्होंने तंत्र का सहारा लेके किसी नग्न स्त्री के साथ सोकर अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट किया था कि मेरा ब्रह्मचर्य अभी आया है या नहीं आया है। अब मैं अपनी एक पहले कही हुई बात पर, तो ये उनकी ईमानदारी है कि वो ईमानदारी से मान रहे हैं, बेईमानी नहीं दिखा रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अगर उनसे कहीं चूक हुई है, कहीं गलती हुई है, तो ईमानदारी से वो स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं पुरानी अपनी एक बात पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। जब मैंने बोला कि महात्मा गांधी को हम जब जान रहे हैं तो बेहतर है हम उनके थ्रू जाने, उनके पक्ष से जाने,
लेकिन फिर भी अगर आप उनको जानना चाह रहे हैं तो बहुत से स्रोत हैं, बहुत से सोर्स हैं, जैसे कि रामचंद्र गुहा की किताब है जिसमें कि बहुत हद तक अच्छी जानकारी है, या और भी जो महात्मा गांधी के ऊपर जिन्होंने लिखा है, तो इसके थ्रू और महात्मा गांधी के माध्यम से हम महात्मा गांधी को बेहतर समझ सकते हैं। जो मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, जो मैं आधार उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और जो ये किताबें महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई, जिनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित किताब रामचंद्र गुहा की किताब है, जिसमें वो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारियाँ, बहुत छिपी हुई जानकारियों के बारे में बताते हैं। तो ये तो आधार थे महात्मा गांधी के बारे में, उनकी सकारात्मक जो मैंने समीक्षा की। अब जो मेरे आधार हैं जिन पर कि विपक्ष में उनके जो पक्ष हैं कि वो अपने विचार दूसरों पर थोपते थे। थोपने में देखिए, एक तो चरखा, कि सबको बोला कि चरखा ही चलाओ, अगर कोई नहीं चलाना चाहता है तो पुरानी तकनीक से चलो, पुराने तरीक़ों से चलो, अगर कोई नएपन को अपनाना चाहता है तो जैसे कि उनका खुद का सबसे बड़ा बेटा हरिदास गांधी। अब हरिदास गांधी महात्मा गांधी जी की वजह से ही बिगड़े, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनको इतना कंट्रोल किया, और जो भी आदर्श माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये उनके ईगो के ऊपर चोट लगती है कि आप उनको उनकी मन मुताबिक जब हम काम करने नहीं देते हैं तो बच्चे उसको ईगो पे लेते हैं और आपके कहे कि उलट वो काम करते हैं। यही चीज़ हुई हरिदास के ऊपर, जो उसका साइकोलॉजिकल असर जो पड़ा वो हरिदास गांधी के ऊपर पड़ा, और उसने अपने पिता से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, हिंदू धर्म को छोड़ के वो मुसलमान बन गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। और जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली कि वो मुसलमान बन गए हैं, तो महात्मा गांधी को इस चीज़ का दुख हुआ। दुख होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो हिंदू मुसलमान एक ही मानते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। लेकिन कहीं ना कहीं ये ढोंग, मैं कहूँगा गांधी जी का रहा कि वो अपने विचार थोपना, ठीक है, दूसरों के ऊपर, और पूरे तरह से वो स्वीकार नहीं कर पाए थे कि राम और अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाली बात को वो आत्मसात नहीं कर पाए थे। इसीलिए हरिदास गांधी ने उनको चिढ़ाने के लिए ये बोला कि तुम अगर ईश्वर अल्लाह एक ही बात करते हो तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन महात्मा गांधी को इस चीज़ का दुख हुआ, ठीक है। तो ये ज़बरदस्तियाँ थीं। और जब महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया तो हरिदास गांधी को जब वहाँ बुलाया गया तो उसने इतनी शराब पी हुई थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो महात्मा गांधी को जो मुखाग्नि दी गई, वो हरिदास गांधी को कुछ लोगों ने पकड़ा और तब मुखाग्नि दी गई। और महात्मा गांधी जब मरे 1948 में महात्मा गांधी मरे, उसके एक ही साल के अंदर अंदर हरिदास गांधी भी मर गए, नशों की वजह से, व्यसन की वजह से, और अपनी दिनचर्या उन्होंने इतनी ख़राब कर ली थी। तो ये उनके नकारात्मक पक्ष के आधार हैं जिन्हें आप तलाश सकते हैं कि, लेकिन ये चीज़ें सुनने में नहीं आती हैं कि गांधी के बेटों के बारे में लोगों को नहीं पता कि वो कितने महान थे, कैसे थे, तो वो अपने बेटे को भी नहीं सुधार पाए। इसमें महात्मा गांधी जी की भी फेलियर है, और वो फेलियर है कि उन्होंने ज़बरदस्ती अपने विचार जब दूसरों पे किसी पे थोपे जाते हैं, और यही अब देश कर रहा है। महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाता है। मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी महात्मा हैं, लेकिन हर किसी के ऊपर महात्मा गांधी को थोपने की क्या आवश्यकता है। और वो हमेशा, अब जो ढोंग वाली बात मैंने बात की उसमें ये आता है कि वो हमेशा बकरी का ही दूध पीते थे, अपनी ही बकरी का दूध पीते थे। और सुनने में आता है जो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि एक बार जब वो इंग्लैंड गए तो साथ में उनकी बकरी को भी ले जाना पड़ा, और उसके बकरी के रख रखाव में इतना खर्चा आया कि जो बकरी साधारण होने का प्रतीक थी। गांधी जी गाय का दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि गाय जो है वो अमीर लोग गाय के दूध पीते हैं, गरीब लोग बकरी का दूध पीते हैं। तो उस गरीबी को साबित करने के लिए खर्चा कितना आ रहा है, तो वो तो एक तरह का ढोंगी हो गया। अब बकरी इतनी महंगी हो गई कि आप उसको हवाई जहाज में ले जाया जा रहा है या फिर प्लेन में ले जाया जा रहा है, और उसकी देखभाल की जा रही है। और सुनने में तो ये भी आता है कि उसको बहुत महंगी महंगी चीज़ें खिलाई जाती थी, जो भी उनके भक्त ये करते थे। लेकिन उस सिंप्लिसिटी के चक्कर में आप देखिए कि वो भी एक तरह की विलासिता बन जाती है। तो ये सब चीज़ें जो आधार है महात्मा गांधी की, मैंने समीक्षा की, जिसके ऊपर उनके पक्ष में मैंने अपने बातें रखी, विपक्ष में बातें रखी। तो मैं कहता हूँ कि इस पूरे तरीके से सकारात्मक आलोचना के तहत, और हर इंसान को अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है आपने उन्हें महात्मा बना दिया और भारत का
राष्ट्रपिता आपने उनको घोषित कर दिया, तो अब आपको यही मानना है, कोई इनकी आलोचना नहीं कर पाएगा? नहीं, कोई आलोचना करना चाहता है तो उसको आलोचना करने देनी चाहिए। कोई अगर उनकी तारीफ करना चाहता है तो तारीफ करे, लेकिन किसी के ऊपर महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती थोपा ना जाए। महात्मा गांधी महात्मा है, लेकिन साथ में उनकी कुछ आलोचनाएं हैं। इन दोनों चीज़ों को समझते हुए हमें महात्मा गांधी को समझना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं तो बेहतर है दूसरों से समझने के बजाय आप खुद की खोज करें, ठीक है? और दूसरों को जानने से बेहतर है पहले हम खुद को जान लें। और दूसरों को का जब हम विश्लेषण करते हैं, क्यों हम विश्लेषण करते हैं, क्यों आज मैं महात्मा गांधी के ऊपर बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरा ये जो तर्क है वो ये है, जो आधार है या कारण है वो ये है कि जब हम दूसरों का विश्लेषण करते हैं, दूसरों को जानते हैं, खासतौर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, तो उसके माध्यम से हमें खुद को समझने का अवसर मिलता है। खुद को समझने की हमारी सोच जो है वो बेहतर होती है। तो यही कारण था आज महात्मा गांधी के ऊपर मैंने सोचा कि मेरा जो लंबे समय का चिंतन रहा है महात्मा गांधी के ऊपर, उसके ऊपर एक सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए। आप क्या सोचते हैं महात्मा गांधी के बारे में? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप पक्ष में सोचते हैं, विपक्ष में सोचते हैं, या दोनों चीज़ों को आप एक साथ स्वीकार करते हैं, या इन बातों को सुन के आपको भी कोई एक नया पहलू या एस्पेक्ट या एक पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य आपके दिमाग में टकराया है कि हाँ, महात्मा गांधी को हम अगर जो सोचते आए हैं, क्या क्या महात्मा गांधी के बारे में हम दोनों रायों को लेके एक इस परिप्रेक्ष्य से भी महात्मा गांधी को समझ सकते हैं कि दोनों को हम एक साथ स्वीकार करें। क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जीवन जो है हमारा वो ताने बाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें विरोध भी हैं और जिसमें पक्ष भी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।